ये डायलेटेड वेन्स कहाँ की, वेन्स का नाम क्या है, हेमराइडल वेन्स जो डायलेटेड होंगी। अब थोड़ा सा आपने इस डेफिनेशन को चेंज कर लेना है, अब वेन्स नहीं बोलना, अब आपने बोलना है डायलेटेड एनल कुशंस। ये सारे आप अब बता देते हैं कि एनल कुशंस डायलेटेड है, बट ये नहीं बताते कि एनल कुशंस क्या होता है। 3 कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलकर एनल कुशंस बनते हैं, एक तो वेन्स, दूसरा जो आर्टरी है हेमराइडल आर्टरी, और तीसरे नंबर पे जो कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर वो पड़ी हुई है, जिसके अंदर वो रन कर रही है। ये क्या करता है, ये डायलेट करता है और ये प्रोलैप्स करके एनस के अंदर से बाहर निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हेमराइड्स या पाइल्स कहते हैं। अब मुझे ये बताएं कि इसकी क्लिनिकल पिक्चर्स क्या होगी हेमराइड्स की। ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करेगा, और पेन के साथ प्रेजेंट कर सकता है, और समथिंग कमिंग आउट ऑफ एनस। और जब आपके पास आप हिस्ट्री ले रहे होते हैं वो पेशेंट की, तो आपने हिस्ट्री लेते हुए प्रेजेंटिंग कंप्लेंट कैसे लिखते हैं आप, एक पेशेंट की लैंग्वेज में पेशेंट की जो टर्म्स वो यूज कर रहा है, तो आप वहां पे भी यही लिखते हैं, समथिंग कमिंग आउट ऑफ एनस फॉर पास्ट 3 days। ठीक है, टर्म ये यूज करते हैं ना, नॉट मैस कमिंग आउट ऑफ एनस या कुछ जिस तरह को टैग कमिंग आउट ऑफ एनस इस तरह लिखा है, समथिंग कमिंग आउट ऑफ एनस। जो एनल कैनाल है इसकी लेंथ कितनी है एनस की, तो कम आ रहे हैं 3, शाबाश क्लोज, 3 क्या 3 इंचेस 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो इसकी एक रफली जो लेंथ है ना वो 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर के ऊपर क्या स्टार्ट हो जाता है, रेक्टम। तो ये 12 सेंटीमीटर का रेक्टम है। ठीक है, तो ओवरऑल रेक्टम और इसकी क्या बनती है, लेंथ क्या बनती है, 4 + 12 16। रेक्टम को रेक्टम क्यों कहा जाता है, इरेक्ट है, इरेक्ट पोस्चर में रेक्ट मीन स्ट्रेट, हालांकि रेक्टम स्ट्रेट है नहीं, तो ये भी मिसनोमर है। तो जब शुरू में ग्रीक्स ने इसको लिखा, देखा उन्होंने क्या देखा, इसको रेक्टम ही लिखा। तो 4 सेंटीमीटर की ये होगी, 12 सेंटीमीटर की आपकी रेक्टम होगी। अब इस 4 सेंटीमीटर में जब हेमराइड्स डेवलप हुए, ग्रेड क्या करते हैं हेमराइड्स के, आप हेमराइड्स की ग्रेडिंग क्या है, 4 ग्रेड्स होते हैं। क्या क्या होते हैं, अगर सिर्फ ब्लीड कर रहा है तो क्या है, ग्रेड 1 है। अगर प्रोलैप्स करके बाहर आ गया और स्पॉन्टेनियस रिडक्शन है, पेशेंट स्टूल पास करता है, वो कहता है कोई मैस बाहर आता है और फिर स्टूल पास करते खुद ही अंदर चला जाता है, तो क्या है, ग्रेड 2 है। अगर वो जो मैस बाहर आया, जो बल्ज बाहर आया, बल्ज किया, अगर उसे मैनुअली रिड्यूस करना पड़ता है तो ये क्या है, ग्रेड 3 है। और अगर ये प्रोलैप्स ही रहता है, बाहर ही रहता है, तो क्या है। तो अब आपके इसका मतलब क्या है कि जब आप उससे हिस्ट्री ले रहे होंगे तो आप उससे ये पूछेंगे, जब वो हेमराइड्स का बताएगा, कि आपका प्रोलैप्स जो है ये रिड्यूस कैसे होता है। आप खुद करते हैं रिड्यूस, मैनुअली रिड्यूस करते हैं, या स्टूल पास करते ही ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है, या रहता ही बाहर है। ठीक है, तो ग्रेड 1 हेमराइड्स का आपने क्या बताया, ब्लीडिंग। अब ग्रेड 1 हेमराइड्स बाहर तो नहीं आ रहे, तो आपको अंदर से कैसे बताएगा, वो कैसे पता लगेगा, ब्लीड ब्लड से पता चलेगा। जो ब्लीड कर रहा है सिर्फ वो क्या है, ग्रेड 1। एनस के अंदर थोड़ा सा ऊपर जाके म्यूकोजा चेंज होता है, वो जो लाइन है जहां पे ये म्यूकोजा चेंज हो रहा है उस लाइन को क्या कहते हैं, डेंटेट लाइन या पेक्टिनेट लाइन। डेंटेट लाइन के ऊपर क्या चीजें हैं और डेंटेट लाइन के नीचे क्या चीजें डिफरेंट हैं, ये कौन बताएगा, नहीं मैं क्यों बताऊंगा, आप बताएंगे, आप किस खेत की मूली है। अच्छा बताओ क्या होता है डेंटेट लाइन के ऊपर, एपिथेलियम कौन सी होती है, डेंटेट लाइन के ऊपर एपिथेलियम है कलमनर एपिथेलियम, और नीचे क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। याद रखना जहां भी फ्रिक्शन है बॉडी में, कोई चीज रगड़ खा के फ्रिक्शन के साथ जा रही है, वहां पे एपिथेलियम कौन सी होनी चाहिए, स्क्वेमस एपिथेलियम होनी चाहिए। तो इसोफेगस में क्या है, बोलस रगड़ खा के जा रहा है अंदर, तो क्या होगा, स्क्वेमस होनी चाहिए। एनस में आप स्टूल ने डेली पास होना है 2 बार 1 बार, तो क्या होगा, स्क्वेमस एपिथेलियम होगी। तो डेंटेड लाइन से ऊपर आपकी कलमनर एपिथेलियम है, डेंटेड लाइन से नीचे आपकी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है। डेंटेड लाइन से ऊपर जो लिम्फेटिक्स हैं वो कहाँ जा रही हैं, इंग्वाइनल में नहीं जा रही, इंटरनल आइलियक में जा रही हैं। डेंटेड लाइन से नीचे की जो लिम्फेटिक्स हैं वो कहाँ जा रही हैं, इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में, सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में। तो अगर डेंटेड लाइन से ऊपर का ट्यूमर हो तो उसके लिम्फ नोड्स कहाँ जाएंगे, इंटरनल आइलियक में। अगर डेंटेड लाइन से नीचे का कोई ट्यूमर हो तो उसके लिम्फ नोड्स कहाँ मिलेंगे आपको, इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स मिलेंगे। तीसरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है, यहाँ की इनोवेशन, सोमैटिक इनोवेशन कहाँ पे है, नीचे, डेंटेड लाइन से नीचे जो पेन करेगी, और डेंटेड लाइन से ऊपर कौन सी इनोवेशन है,
विजरल है, ऑटोनोमिक इनर्वेशन है, जो पेन नहीं करती, जो स्ट्रेच किसको रिस्पॉन्ड करती है, स्ट्रेच को रिस्पॉन्ड करती है। पहले तो ये बताएं कि एक्सटर्नल हेमोराइड्स कौन से होते हैं और इंटरनल हेमोराइड्स कौन से होते हैं। वो जो बाहर आ जाते हैं वो एक्सटर्नल है? नहीं, जो डेंटेट लाइन से ऊपर हैं वो क्या है, इंटरनल हेमोराइड्स, चाहे वो बाहर आ रहे हैं चाहे वो नहीं आ रहे। जो डेंटेट लाइन से नीचे से ओरिजिनेट कर रहे हैं वो कौन से हैं, एक्सटर्नल हेमोराइड्स। तो ये मुमकिन है कि जो हेमोराइड है वो इंटरनल हो बट प्रोलैप्स करके बाहर ग्रेड 4 बना हो, ठीक है। और ये जो आपकी ग्रेडिंग सिस्टम है ग्रेड 1 2 3 4, ये भी याद रखें, ये ग्रेडिंग सिस्टम एक्सटर्नल हेमोराइड्स का नहीं है, ये किसका है, इंटरनल हेमोराइड्स का है, कि ग्रेड 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है। तो जो इंटरनल हेमोराइड्स हैं उनके 4 ग्रेड्स हैं। एक्सटर्नल हेमोराइड्स इज सिंपली एक्सटर्नल हेमोराइड, वो है ही बाय डेंटेट लाइन से नीचे पड़ा हुआ। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन लोकेशन या मोस्ट कॉमन प्लेस जहां पे हेमोराइड्स बनते हैं, वेयर हेमोराइड्स ओरिजिनेट? 7 o'clock, 11 o'clock और शाबाश 3 o'clock। सो 3, 7, 11 o'clock ये फेवरेट लोकेशन है हेमोराइड्स की। वजह उन्हें पसंद है 3, 7 और 11 o'clock, इसलिए कि यहाँ तीनों जगहों पे हेमोराइडल वेन्स रन करती हैं, ठीक है। तो जो जहाँ हेमोराइडल वेन्स रन करेंगी वहीं डायलेट होंगी, वहीं एनल कुशन जो है प्रोट्रूड करेगा। तो 3, 7, 11 o'clock इसलिए कि यहाँ पे हेमोराइडल वेन्स रन कर रही हैं। और 3 o'clock क्या है, 7 o'clock क्या है, 11 o'clock क्या है, कैसे याद रखेंगे? ये पेशेंट का एनस है, लिथोटमी पोजीशन में पेशेंट लेटा हुआ है, ये उसका एनस, एनल ओरिफिस आपको बाहर नजर आ रहा है। और इस एनल ओरिफिस में याद रखें ये जो सिम्फिसिस प्यूबिस वाली साइड है, अगर पेशेंट सीधा सुपाइन लेटा हुआ है तो सिम्फिसिस प्यूबिस वाली साइड इज ऑलवेज 12 o'clock। ये साइड इट इज ऑलवेज 12 o'clock। जो ये साइड है नीचे वाली सैक्रम या कॉक्सिक्स वाली, वो क्या है, इट इज ऑलवेज 6 o'clock। अब बंदा चाहे करवट लेके ऐसे लेट जाए तो अब ये नहीं कहना कि 12 o'clock ये बन गया। 12 o'clock हमेशा कौन सा रहेगा आपका, सिम्फिसिस प्यूबिस वाला। बंदा छत से भी लटक जाए तो 12 o'clock सिम्फिसिस प्यूबिस वाला होगा, क्योंकि ये गलती करते हैं, ओपीडी में आगे देखते हैं और फिर बताते हुए 12 o'clock 6 o'clock 3 o'clock कंफ्यूज हुआ था कि मैंने किस करवट पे देखा था। तो सिंपली क्या याद रखना है, सिम्फिसिस प्यूबिस वाली साइड कौन सी है, 12 o'clock, और नीचे वाली साइड कौन सी है, 6 o'clock। तो 3 o'clock, 7 o'clock और 11 o'clock वो पोजीशन है जहां पे हेमोराइडल वेन्स रन कर रही हैं। यहीं पे एनल कुशन्स इनलार्ज होकर प्रोट्रूड करेंगे, यहीं पे हेमोराइड्स बनेंगे, ठीक है। तो ये 3 पोजीशन इनकी होगी। अब ये बताएं कि जब आप डीआरई करते हैं पेशेंट की, डीआरई की पोजीशन क्या होगी एग्जामिनेशन करते हुए, और डीआरई पे क्या चीजें हैं जो आप देखना चाहेंगे, क्या पोजीशन हो डीआरई की? लेफ्ट लेटरल में कर लिया। उसके बाद जो अपर नी है इसको फ्लेक्स करवाएंगे, अपर नी को जो ऊपर होगी यानी राइट नी को फ्लेक्स करवाएंगे, और पेशेंट को क्या कहेंगे, अपनी थाई को अपने पेट के साथ लगाएं, एब्डोमेन के साथ लगाएं, फ्लेक्स करेगा। जो पहली चीज डीआरई में डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में आपने करनी है वो क्या करनी है, फिंगर पास करनी है? नहीं, पहली चीज इंस्पेक्शन है। काफी सारी चीजें जो आपको इंस्पेक्शन पे नजर आएंगी। फॉर एग्जांपल बताएं, अच्छा ग्रेड 4 हेमोराइड्स नजर आ जाएंगे, और पेरिएनल एब्सेस, फिस्टुला इन एनो अगर बाहर उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग है तो उसका कैसे नजर आएगा, इंस्पेक्शन पे। फिशर है तो कैसे नजर आएगा, इंस्पेक्शन पे। कोई और ट्रॉमा कोई चीज बनी हुई है, कोई बॉयल बना हुआ है, कोई सेबेशियस सिस्ट बनी हुई है, कैसे नजर आएगा, इंस्पेक्शन पे। तो जो ट्रेनिंग्स करते हैं क्या करते हैं, इंस्पेक्शन नहीं करते, बस जेल लगाई और बिस्मिल्लाह, ठीक है। हमारे साथ एक ट्रेनी था, तो नया नया हाउस ऑफिसर था, वो आया और एक दिन बैठा हुआ ना आगे, कहता है, मैं खुद उस वक्त जूनियर पीछे हम बैठे खाना खा रहे, तो कहता है यार ये आप लोग डीआरई इतनी कॉमनली क्यों करते हो, ये तो बड़ा पेनफुल प्रोसीजर है। तो उन्होंने कहा अच्छा पेनफुल प्रोसीजर है, मैंने आज इतने किया यार, सब बहुत पेनफुल है, तो क्या करते हो? तो ऐसे ही एक ने कहा तो जेल लगा के कर रहे थे। तो कौन सी जेल? लिग्नोकेल जेल। इसको क्या इंजेक्शन लगाते हो? इंजेक्शन नहीं लगाते, जेल लगाते हैं, लुब्रिकेट करते हैं। तो अगर आप लुब्रिकेट नहीं करेंगे तो इट इज एक्चुअली अ वेरी पेनफुल प्रोसीजर। कब आपने फिंगर पास नहीं करनी, किस सिनेरियो में? फिशर इन एनो में। अगर पेशेंट का फिशर है तो फिशर आपको पता है कि सिवियरली पेनफुल होता है, तो आप आपने फिंगर डायरेक्टली पास नहीं करनी, डीआरई कंट्राइंडिकेटेड है, ठीक है।
तो फिंगर पास करने से पहले लुब्रिकेट करना है फिंगर को, और दूसरा स्ट्रेट वे एनल्स फिंगर टाइट हुए होते हैं, आपने सीधा अंदर पास करने की कोशिश नहीं करनी, आपने स्लाइड करनी है अपनी फिंगर साइड की वॉल से अंदर। जेल लगी होगी, आपने जेल फिंगर पे भी लगाई, एनल ऑरिफिस पे भी लगाई, और अपने फिंगर को स्लाइड करना है अंदर की तरफ, और आपके फिंगर स्लाइड करके अंदर जाएगी, आप इजीली आप अंदर चले जाएंगे। द नेक्स्ट थिंग, अब आपने फिंगर को स्वाइप करना है, और बेवकूफ़ों की तरह स्वाइप नहीं करना अंदर के, स्वाइप करके आ गए और बाद में पता ही कोई नहीं क्या देखा क्या नहीं देखा। याद रखना है कि हेमराइड्स आर नॉट पैल्पेबल। हम DRE करते हैं टू लुक फॉर थिंग्स अदर देन हेमराइड्स। सबसे पहले जब मैं यहाँ स्वाइप करके ऊपर 12 o'clock पे आऊंगा तो मेरे माइंड में क्या होना चाहिए, मैंने क्या देखना है ऊपर, प्रोस्टेट एनलार्ज देखना है, प्रोस्टेट की दोनों लोब्स देखनी है, प्रोस्टेट का सेंट्रल सल्कस देखना है, मीडियन सल्कस देखना है, इनलार्ज तो नहीं हुआ, लोब्स तो नहीं इनलार्ज हुई हुई, इसका जो सल्कस है वो ऑब्लिटरेट तो नहीं हुआ। अगर हाइपरट्रॉफी होगी तो दरमियान में जो इसका सल्कस होता है वो ऑब्लिटरेट कर गया होगा, तो सल्कस की ऑब्लिटरेशन देखनी है। आपने देखना है कि इसमें कोई इरेगुलर इंडेंटेशंस तो नहीं है, अगर हैं इरेगुलर हैं, इरेगुलरली इनलार्ज्ड है, तो मेरे ज़हन में आना चाहिए कि प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा है। फिर मैं स्वाइप करते जाऊंगा और इस साइड पे मुझे कोई मैस मिल रहा है, कोई रफ सा मैस तो नहीं मिल रहा, कोई स्वोलन एडिमेटस मैस तो नहीं मुझे मिल रहा। अगर मिल रहा है तो मेरे ज़हन में ट्यूमर आना चाहिए, क्योंकि ट्यूमर हो सकता है, ठीक है। और फिर पूरी दूसरी तरफ से स्वाइप करके पूरा 360 की रोटेशन पूरी करनी है मैंने। अभी मैंने पूरी कर ली, DRE खत्म होगी नहीं। जब मैं फिंगर पास कर आउट करूंगा तो अब मैंने देखना है कि मेरी फिंगर पे क्या लगा हुआ है। इज इट स्टूल, सिर्फ स्टूल है, और अगर स्टूल है तो स्टूल का कलर क्या है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में कैसा कलर आ रहा होगा, क्ले कलर स्टूल आ रहा होगा, ऑफ वाइट सा कलर आ रहा होगा, जैसे वो कच्ची ईंटें भट्टे पे देखी हैं जो कच्ची ईंटें होती हैं, वो टिपिकल वो क्ले कलर स्टूल आ रहा होगा। अगर ब्लड लगा हुआ आ रहा है तो माई फिंगर इज ब्लड स्टेन्ड, आप एग्जामिनर को बताएंगे। अगर म्यूकस ही म्यूकस लगा हुआ आ रहा है तो अब आप क्या कहेंगे, देयर इज म्यूकस डिस्चार्ज स्टूल के साथ। तो अब आप तो ये चीज़ें एक तो इंस्पेक्शन, उसके बाद DRE पे अंदर पैल्पेट क्या करनी चीज़ें आपने। 6 o'clock पे या 7 o'clock पे मुझे एक मैस मिला है 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द एनल वर्ज मिला है, और ये रफ सा मैस है, हार्ड मैस है। ये फाइंडिंग होती है। तीसरे नंबर पे व्हाट इज ऑन योर फिंगर, आप जब निकालते हैं तो आपकी फिंगर पे आपको क्या नजर आ रहा है, तो ये आपकी DRE इससे कंप्लीट होगी। प्रोक्टोस्कोपी कब करेंगे और कब इंडिकेटेड है प्रोक्टोस्कोपी के, किस हर हेमोराइड्स के पेशेंट में प्रोक्टोस्कोपी करेंगे। तो कितना प्रोक्टोस्कोप कितना एरिया देखती है, तकरीबन 8 सेंटीमीटर तक। प्रोक्टोस्कोप से हम हर हेमोराइड वाले को इंस्पेक्ट करते हैं। फिशर नहीं है तो हमने प्रोक्टोस्कोपी करनी है, हमने देखना है। हेमोराइड्स आपको प्रोक्टोस्कोप पे नजर आएंगे, मैंने को बताया ना DRE पे नहीं पैल्पेट होंगे, किस पे नजर आएंगे, प्रोक्टोस्कोपी पे नजर आएंगे। और प्रोक्टोस्कोपी पे आपने हेमोराइड्स देख लिए। इससे आगे अगर आप बढ़ना चाहें तो नेक्स्ट क्या है, सिग्मोइडोस्कोपी। तो जो सिग्मोइडोस्कोप है, रिजिड सिग्मोइडोस्कोप, वो रफली 20 सेंटीमीटर तक आपको दिखा देती है अंदर, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाता है, फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोप, और आगे चली जाती है, और उसमें आपके पास जो है ईज है उसकी मूवमेंट की, कि आप लेफ्ट राइट मूव करके उसे देख सकते हैं। और लास्टली क्या आता है आपके पास, कोलोनोस्कोपी, सारी कोलोन को देख लेगी डिजिटल आइलियम तक। तो ये विजुअलाइजेशन के मेथड्स हैं आपके, अगर आपने इनको देखना है। ये बताएं कि अगर पेशेंट कहता है कि उसको स्टूल पास करते हुए जो ब्लड है वो स्टूल पास करने से पहले कुछ पैन में कतरे गिरते हैं ब्लड के, या स्टूल पास करने के बाद कुछ ड्रॉप्स गिरते हैं, या स्टूल के साथ ब्लड लगा होता है, इन 3 चीजों की क्या इंपॉर्टेंस होगी। अगर तो स्टूल पास करने से पहले ब्लड आता है उसको, तो ड्रॉप्स जो आए वो अगर हम इस हेमोराइड्स हैं तो क्या होगा, स्टूल पास करेगा पेशेंट, वो हेमोराइडल टैग को रगड़ के निकलेगा, फ्रिक्शन के साथ निकलेगा, स्टूल जैसे पास किया तो अब वो कहेगा अब ड्रॉप्स आते हैं ब्लड के अंदर आते हैं। लेकिन अगर फिशर है तो फिशर में क्या होगा कि फिशर में जब स्टूल पास करेगा तो क्योंकि फिशर इधर पड़ा हुआ है, कट है एक एनोरेक्टल जंक्शन पे, तो जब स्टूल पास करेगा तो स्टूल के साथ ब्लड की क्लॉट की एक लाइन लगी मिलेगी उसको। तो आपको फिशर और हेमोराइड में ये भी उसने पता लगाना है कि क्या है। हेमोराइड्स में डायग्नोज आपने कर लिया, डायग्नोज कैसे हुआ इसका, प्रोक्टोस्कोपी पे आपने उसको डायग्नोज किया। मैनेजमेंट क्या है, कॉज क्या है, हेमोराइड्स बने क्यों थे, इंक्रीज प्रेशर की वजह से, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से, और एसाइटिस, और क्रॉनिक स्टैंडिंग वाले पेशेंट जो है उनमें, क्रॉनिक स्ट्रेनिंग वाले पेशेंट जो है उनमें, हैवी वेट लिफ्ट करने वाले पेशेंट उनमें, स्पेशली कौन से जो लोअर लिम्स की करते हैं, स्क्वाट्स बहुत ज़्यादा करते हैं, उनमें क्या होगा, ये वेन्स डायलेटेड रहेंगी कंटिन्यूसली प्रेशर की वजह से, तो अब ये वेन्स में बल्ज करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, तो अब क्या होगा, हेमोराइड्स बनेंगे, ठीक है। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर
कि क्या कॉजेज हैं, क्यों बढ़ जाता है। हर वो चीज़ जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा देगी वो क्या करेगी, हेमोराइड्स बना सकती है, वेरिकोस्टिस करवा सकती है। ठीक है, तो क्या कॉजेज होंगी, कि आपने एक ऑफ शफ वाली बात नहीं करनी इसमें। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर में आपने क्या सोचना है, हर वो चीज़ जो पेट के साइज को बढ़ा देगी वो सोचना शुरू करना है। तो ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, असाइटिस। अब आ जाएं आप विजरोमेगली पे, तो हेपेटोमेगली, स्प्लीनोमेगली, और अब आ जाएं ट्यूमर्स पे, बिनाइन या मैलिग्नेंट, यूट्राइन ट्यूमर्स, बड़े बड़े मैसिव लियोमायोमास, और पेल्विक मैसेज में ओवेरियन, बड़े बड़े ओवेरियन मैसेज, ह्यूज ओवेरियन मैस, ओवेरियन सिस्ट में अगर बन रही हैं, तो ये क्या सारा कुछ करेंगी, ये करेंगे क्या, ये वीना केवा पे प्रेशर पुट करेंगे। और जब वेना केवा पे प्रेशर होगा, नीचे कंजेशन होगी, वीनस कंजेशन, और जो वीनस डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो वेरिकोस्टिस हो, चाहे ये हो हेमोराइड्स हो, ये सारे इनके बनने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। ट्रीट कैसे करेंगे हेमोराइड्स को, सबसे पहले कंजर्वेटिव पे आना है। कभी भी सीधी सर्जरी नहीं बोल देनी। अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है, तो पहले कंजर्वेटिव मेथड्स में क्या करेंगे आप, वाटर इनटेक इंक्रीज करवाएंगे उसकी। दूसरे नंबर पे स्टूल सॉफ्टनर्स ऐड करेंगे उसके। तीसरे नंबर पे अगर तो कोई स्टर्नस एक्सरसाइज कर रहा है, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग है उसकी, या उसका प्रोफेशन ऐसा है जो उसकी कॉज है, तो वो उसका लाइफस्टाइल मॉडिफाई करवाएंगे। अब इसके बाद आप ग्रेड 1 के लिए क्या कर सकते हैं, स्क्लेरोथेरेपी कर सकते हैं। ग्रेड 2 के लिए क्या कर सकते हैं, बैंडिंग कर सकते हैं, बैंड लाइगेशन कर सकते हैं। ग्रेड 3-4 के लिए क्या सर्जरीज करने हैं, हेमोराइड्स ग्रेड 3-4 के लिए क्या सर्जरीज हैं जो होंगी, हेमोराइडेक्टमी, ये तो सारे बता देंगे। आपने क्या बताना है, कौन सी दो हेमोराइडेक्टमीज, ओपन और क्लोज हेमोराइडेक्टमी, ये भी सारे बता देंगे। आपने इन दोनों के क्या बताने हैं, नाम बताने हैं। नाम क्या होंगे, मिलिगन मॉर्गन एंड मॉडिफाइड फर्गुसन। जो ओपन हेमोराइडेक्टमी, इट इज आल्सो कॉल्ड मॉर्गन्स हेमोराइडेक्टमी। व्हाट डू वी ओपन इन ओपन हेमोराइडेक्टमी, ओपन क्या करते हैं भाई हम, एनस, वो तो ऑलरेडी हमने स्पेकुलम डाल के, ये एनल डायलेटर डाल के हम सर्जरी कर रहे हैं। जो एनल म्यूकोजा है उसके ऊपर वी शेप्ड इंसियम देते हैं, एनल कुशन बाहर प्रोमिनेंट नजर आता है, उसको लाइगेट करते हैं उसकी बेस को, और ये जो वी शेप में एनल म्यूकोजा हमने काटा था, इसको दोबारा स्टिच कर देते हैं वापस फाइन थ्रेड, एब्जॉर्बेबल थ्रेड के साथ। ये क्लोज हेमोराइडेक्टमी है, इसमें हमने उसको लेके क्लोज कर दिया, स्टिच को क्लोज कर दिया। ओपन हेमोराइडेक्टमी में ये जो फ्लैप हमने छोड़ा, एनल कुशन को हमने निकाला और उसको लाइगेट करके निकाला, इसको हम ओपन छोड़ देते हैं। होता क्या है, थोड़ा बहुत किस इनमें पेन का फर्क है, थोड़ा बहुत वुंड इन्फेक्शन का फर्क है, थोड़ा बहुत एनल स्टेनोसिस का फर्क है। एक पेशेंट के 3 हेमोराइड्स हैं, 3, 7, 11 के ऊपर, और एक और आपको चले 1 o'clock पे भी नजर आ रहा है। एक टाइम पे एक सर्जरी में मैक्सिमम कितने हेमोराइड्स हैं जो आप निकाल सकते हैं, और क्यों नहीं निकाल सकते ज्यादा, एक वाले कौन से हैं, 4 वाले, 4 वाले मरवाओगे, ठीक है। एक टाइम पे आप मैक्सिमम 3 हेमोराइडल टैग्स जो है उनको एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि बीच में आपने नॉर्मल म्यूकोजा छोड़ना है। अगर आप उसमें नॉर्मल म्यूकोजा नहीं करेंगे, हीलिंग के साथ क्या होगा, फाइब्रोसिस होगा और श्रिंकेज होगी, तो आप एनल स्टेनोसिस हो जाएगा अगर आपने चारों काटे हुए हैं। और इसमें अच्छा क्या होता है, आप मैं पिक्चर के भी देखना चाह के, जब 3 टैग्स निकालते हैं तो वो फ्लावर लाइक प्रोजेक्शन म्यूकोजा की बनी होती है, ट्रायंगुलर सी ऐसे करके ऐसे, ये बनानी होती है 3 निकालने में। तो हमने ये बीच में हेल्दी म्यूकोजा छोड़ा है जो फाइब्रोसिस के साथ कंस्ट्रिक्ट नहीं कर जाएगा और एनल स्टेनोसिस नहीं हो जाएगा इसका, या पेरीएनल पोस्ट ऑप जो है इसकी पेन नहीं होगी बहुत ज़्यादा सर्जरी की, ठीक है। तो 4th वाले को आप क्या करेंगे, आप कंजक्टिव सर्जरी करेंगे, बाद में करेंगे, दूसरी सर्जरी में उसको जाकर ट्रीट करेंगे। तो ये इसकी सर्जरीज हो गई। और क्या कर सकते हैं हम इसमें डॉपलर से हम हेमोराइडल आर्टरी लाइगेशन कर सकते हैं, हेमोराइडल आर्टरी लाइगेशन कर सकते हैं डॉपलर से। तो ये एक एग्जामिनर जब आमतौर पे जब आपका वाइवा अच्छा हो जाएगा ना, पास होने वाला हो जाएगा, जब आपको उसने 100% पास कर दिया, अब आपको डिस्टिंक्शन देना चाहता है, तो अब आपसे वो हमेशा क्वेश्चन करेगा कि व्हाट आर द रीसेंट एडवांसेस इन ट्रीटमेंट ऑफ दिस कंडीशन। अगर वाइवा में लॉन्ग केस में आपसे ये क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट आर द रीसेंट एडवांसेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ दिस पेशेंट या दिस डिजीज, तो बस आप खुश हो जाएंगे, आपको डिस्टिंक्शन देने लगा। पास वो इससे पहले आपको कर चुका हुआ, क्लिनिकल मेथड, क्लिनिकल फीचर्स पे, डायग्नोसिस पे, ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे और पैथोफिजियोलॉजी पे, ये सारी बातें पूछ के अब आपसे वो क्या करना चाह रहा है, अब आपको वो अच्छे नंबर देना चाह रहा है, ठीक है। तो अब आपसे वो क्या पूछ रहा है कि रीसेंट मेथडोलॉजी, तो आपने क्या बोलना है उसको, डॉपलर से हम हेमोराइडल आर्टरी लाइगेशन कर लेते हैं। तो डॉपलर की एक प्रोब होती है जो जाता है, डॉपलर का प्रोब अंदर जाता है और उसकी साइड पे जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड की प्रोब है वो साइड पे लगी होती है। ये अंदर गया,
एक और उसके बाद इसको आप सर्कमफ्लेक्सली घुमा सकते हैं। अगर हेमोराइड इस साइड पे है तो यहाँ से उसने डॉपलर पे देखा आर्टरी इस साइड पे इनलार्ज है और यहीं से उसको क्या कर देगा, स्टेपल कर देगा, हेमोराइडल आर्टरी लाइगेशन कर देगी, नॉट स्टेपल, लाइगेट कर देगा। स्टेपलर अलग से हैं, स्टेपलर भी किए जा सकते हैं, तो आप स्टेपलर्स यूज कर सकते हैं, स्टेपलर हेमोराइडेक्टमी, और क्या कर सकते हैं, हेमोराइडल आर्टरी लाइगेशन वाया डॉपलर। तो ये दो चीजें क्या हैं, रीसेंट एडवांसेस हैं। ये किन के लिए हैं, जो ज़्यादा अच्छे नंबर लेने में ठीक है, जो उनके लिए, मेरे जैसे नलायकों के लिए नहीं है। ठीक है, हम इससे पहले पास होकर निकल जाते हैं।